हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 10 के चैप्टर 12 को देखेंगे, जिसका नाम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, जिसे आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें सबसे पहला एक बॉक्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ये 1777 से 1851 तक ये जीवित थे। और ये जो वैज्ञानिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाते हैं, हमारे एग्जामिनेशन वगैरह में इनसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले, सामान्य भाषा में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि जो विद्युत होता है और जो मैग्नेट होता है यानी कि चुंबक होता है, तो विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अपने प्रयोगों के आधार पर इन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और मैग्नेटिज्म होता है एक दूसरे से संबंधित है। यही कारण है कि सबसे पहले जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो ऑस्टेड के नाम से, यानी इन्हीं वैज्ञानिक के नाम से दिया गया। और जब इन्होंने ये बात को प्रूव कर दिया कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसी के आधार पर आज जो हम रेडियो सुन पाते हैं, आज जो हम टेलीविजन देख पाते हैं, तो ये सब जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो इन्हीं के खोजों के आधार पर ही हुई। ठीक है, इन्हीं के खोजों के आधार पर हुई। तो ये वैज्ञानिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन वैज्ञानिक के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट, इसी वजह से एनसीईआरटी में बॉक्स बनाकर आपको दे दिया गया है। तो यहां पर क्या बात हुई कि अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं, और उनके अनुसंधान से ही आगे जाकर नई प्रौद्योगिकी, रेडियो, टेलीविजन और तंतु प्रकाशिकी जो है वो इसका सृजन किया गया, और उन्हीं के सम्मान में तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड रखा गया। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी चीज याद रखिएगा। अब बात होता है कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। बहुत ही आपने देखा होगा, भाई आपने चुंबक देखा होगा, सबने चुंबक देखा होगा। तो अब ये जो चुंबक होता है, अगर क्षण चुंबक के पास में अगर हम कोई भी कह सकते हैं कंपास को आप लोग जानते होंगे, इस तरीके से कंपास होता है जो कि आपको दिशा दिखाता है। तो दिशा दिखाने वाला जो दिक् सूचक होता है, कंपास होता है, उसे जब हम किसी क्षण चुंबक के पास में लाते हैं तो हम देखते हैं कि जो क्षण चुंबक के पास कंपास को लाने पर इसकी जो सुई होती है, जो कंपास की सुई होती है, विचलित होने लगती है। तो इससे यह पता चलता है कि ये जो चुंबक है, ये इस पर अपना बल लगा रहा है या कोई प्रभाव डाल रहा है। असल में ये जो दिक् सूचक होता है, यानी कि ये जो कंपास होता है, ये भी एक प्रकार के चुंबक से ही बना होता है। ठीक है, चुंबक से ही बना होता है। तो जब इस क्षण चुंबक के पास इस दिक् सूचक को लाया जाता है, तो इसकी जो इस चुंबक के प्रभाव के कारण इस दिक् सूचक की जो दिशा होती है, सुई की दिशा होती है, वो विचलित होने लगती है। तो ये बात से पता ये चलता है कि ये जो दिक् सूचक होता है, यानी ये जो कंपास होता है, ये हमेशा जो है उत्तर दक्षिण की दिशा में मौजूद होता है, और जो इसका उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाला सिरा होता है उसे उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तर ध्रुव कहते हैं, यानी कि उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तर ध्रुव कहते हैं। और जो इसका दूसरा सिरा होता है जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, उसे दक्षिणोन्मुखी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो ये जो कंपास होता है, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ये सूचनाएं देता है। तो यही बातें यहां पर बताई गई हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं में किसी क्षण चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। वास्तव में दिक् सूचक की सुई एक छोटा सा क्षण चुंबक होती है। किसी दिक् सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी ध्रुव, अथवा ये बने, सारी बातें आपको बता दी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह बात पहले भी आप जानते हैं और अभी भी जानते हैं कि अगर दो चुंबक को आप करीब लाते हैं, तो जो दो चुंबक होते हैं उनका जो नॉर्थ पोल है या ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल मान लीजिए हो गया। तो अगर नॉर्थ पोल को अगर करीब ले आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को से दूर भागते हैं। लेकिन अगर आप इसी जगह पर साउथ पोल यानी किसी ऐसे चुंबक को लाते हैं जिसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वही चीज यहां पर भी बताई
बताई गई है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो सीधी सी बात है, नॉर्थ पोल साउथ पोल किसी भी चुंबक में पाया जाता है और साथ ही साथ सेम पोल जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही बात यहां पर बताई गई है। अब बात यह होता है कि यहां पर जो आप कोई भी किसी भी चुंबक को अगर आप रख देते हैं, मान लीजिए ये चुंबक है बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो चुंबक आप देख रहे हैं ये चुंबक हमने रख दिया। तो जब चुंबक रख दिया तो चुंबक के चारों ओर वो क्षेत्र जहां पर इस चुंबक का प्रभाव होता है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब समझ रहे हैं, ये मान लीजिए मैंने चुंबक रख दिया, अब चुंबक के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्ट करता है कुछ चीजों को। तो जहां तक इसका इस चुंबक का प्रभाव जहां तक होगा, जहां तक ये चुंबकत्व वाली चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, वो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब मान लीजिए ये चुंबक हमने रखा हुआ है और इसके चुंबकीय क्षेत्र में हमने जो है वो लोहे के जो कह सकते हैं बुरादे होते हैं, लोहे के छोटे 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 कण जो होते हैं, बुरादे होते हैं, अगर हमने उसको यहां पर छिड़क दिया, यहां पे फैला दिया, तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम किसी चुंबक को रखते हैं और उसके ऊपर लोहे के बुरादे को हम फैला देते हैं तो लोहे के बुरादे धीरे धीरे एक पैटर्न में क्या हो जाते हैं, सज जाते हैं। एक पैटर्न में, जैसे यहां पे पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ही पैटर्न में ये क्या हो जाते हैं बच्चों, सज जाते हैं, ठीक है, सज जाते हैं। तो ये जानते हैं क्या निरूपित करते हैं, ये निरूपित करते हैं कि ये जो आपका चुंबक है उसके जो चुंबकीय क्षेत्र में कुछ रेखाएं बनती हैं, ठीक है, रेखाएं बनती हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी ये जो सज जाते हैं, जिन जो रेखाओं की तरह से ऐसे सजावट इनकी हो गई है, ठीक है, ऐसे सजावट हो गई है, तो इसे ही हम लोग, ये जो रेखाएं बनती हैं इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। तो वही चीज यहां पर बताई है, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और वह रेखाएं जो उनके अनुदिश लौ चूर्ण स्वयं संरेखित हो जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करते हैं। मतलब ये ये जो आपको ये पैटर्न बनता हुआ लौ चूर्णों से दिखाई पड़ रहा है, ये एक तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र की बच्चों रेखाएं बनती हैं, ठीक है, इनके कुछ गुणधर्म होते हैं। इनके क्या गुणधर्म होते हैं, मतलब ये जो रेखाएं ये निरूपित कर रही थी ना वो लोहे के छोटे छोटे बुरादे से, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं ये कुछ चीजें निरूपित करती हैं, कुछ इनके गुणधर्म होते हैं, उनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, ठीक है, समाहित हो जाती हैं। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट कि हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर समाहित हो जाती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, चुंबक के अंदर, अब ये चुंबक के अगर अंदर की बात करें तो ये रेखाएं साउथ पोल से नॉर्थ पोल आएंगी ना, सीधी सी बात है कि अगर बाहर की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी और फिर ऐसे घूमकर, क्योंकि ये पूरा लूप बनाती हैं, तो घूमकर जब ऐसे आएंगी अंदर, यानी चुंबक के अंदर ये रेखाएं आएंगी तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी। तो सीधी सी बात है, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र होती हैं, देखिए ऐसे गई और ये आ गई वापस, तो ये बंद वक्र होती हैं, ठीक है। चौथी चीज क्या है, इसका चौथा पॉइंट क्या है कि जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी हो जाती हैं, अब देखिए यहां से निकल रही हैं तो यहां पे घनी हो गई, यहां पे वो आ रही हैं तो यहां पे घनी हो गई। तो जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं घनी हो जाती हैं वहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहां पर क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जहां पर ये रेखाएं ज्यादा घनी हो जाएंगी वहां पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। और लास्ट में क्या होता है, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, देखिए ये निकल के गई और यहां पर आ गई, ठीक है, यहां पे गई, ये गई और फिर इसके बाद यहां पे, तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये सब पॉइंट है जिसको आपको थोड़ा पता रहना चाहिए, ठीक है, रहना चाहिए। अब यहां पर बात की गई है कि चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब यह है कि जब किसी चालक में हम करंट को दौड़ाते हैं, जब हम किसी चालक के अंदर हम विद्युत का प्रवाह कराते हैं तो उसके अंदर भी चुंबकीय
क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब यहां पर जैसे दिखाया गया है कि ये एक वायर है जो कि चालक होता है, चालक में विद्युत प्रवाह करती है। तो जैसे पिछले चैप्टर में बताया गया है, तो ये चालक है और इस चालक में विद्युत प्रवाह कर रही है। जब विद्युत प्रवाह कर रही है और इसके पास अगर हम लोग कंपास लाते हैं, जहां पर ये वायर है उस वायर के पास जिसमें विद्युत प्रवाह कर रही है, और अगर इसके पास हम कंपास लाते हैं तो कंपास की जो सुइयां होती हैं वो विचलित होने लगती हैं। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि और ये कंपास की जो सुइयां होती हैं विचलित क्यों होती हैं? जब कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो वहीं पर विचलित होती हैं। तो अगर यहां पर विचलित कर रही हैं, इस तार के चारों तरफ विचलित कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। और ये चुंबकीय क्षेत्र क्यों मौजूद है? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है वो विद्युत धारा के प्रवाह की वजह से बन रहा है। तो सीधी सी बात है कि विद्युत धारा अगर किसी भी चालक में प्रवाहित होती है तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र को बनाने का काम करती है। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखिएगा, जितनी ज्यादा विद्युत धारा आप बढ़ाते जाएंगे, विद्युत धारा का जो परिमाण होता है जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यहां पर उत्पन्न हो जाएगा। इस वायर के चारों तरफ एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। अगर हम वायर में विद्युत धारा का प्रवाह, उसका परिमाण अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यहां पर डेवलप हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर बताइए कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है, किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होती है। यह बात याद रखिएगा, जितना प्रबल हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे उतना ज्यादा प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब मामला यहां पर यह आता है कि जैसे मान लीजिए कोई विद्युत धारा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए कोई विद्युत धारा है, यह विद्युत धारा बह रही है, किसी वायर में किसी चालक में विद्युत धारा बह रही है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ इस तरीके से, इसके मान लीजिए ये मैग्नेट, मान लीजिए आप, ये मैग्नेट हो गया, ठीक है, विद्युत, ये जो वायर है जिसमें विद्युत धारा बह रही है, ये मान लीजिए मैग्नेट हो गया। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके चारों तरफ उत्पन्न होगा। तो इसी चीज को समझाया किसने? मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने बताया। एक सिंपल से उनके लॉस, एक नियम के से समझाया जिसका नाम रखा गया दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम इसे कहा गया, ठीक है, या कार्कस्क्रू नियम भी इसे कहा गया, जिसमें इन्होंने अपने दाहिने हाथ से इस बात को समझाया कि अगर मान लीजिए दाहिने हाथ को हम ऐसे दाहिने हाथ को अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो इधर की तरफ, ये जो इधर आप देखते हैं, ये विद्युत धारा है, यानी कि जिधर की तरफ ये अंगूठा है ये विद्युत धारा प्रवाह कर रही है। मान लीजिए ऐसे ऐसे ये विद्युत धारा प्रवाह कर रही है, तो इसका मतलब इनका जो अंगूठा है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो बची हुई उंगलियां हैं जो इस तरीके से मुड़ी हुई हैं, इस तरह से मुड़ी हुई हैं, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या कहा जाता है? मैक्सवेल का कार्कस्क्रू नियम इसे कहा जाता है। और यह क्या बताता है कि दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए होता है कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। यह विद्युत धारा की दिशा है, तो जिधर दिशा होगी उसी के चारों तरफ क्या होगा, यानी जिधर की तरफ ये उंगलियां हैं वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को की दिशा में लिपटी होंगी, यानी कि उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं जो है वो प्रदर्शित करती हैं। तो इससे, यानी कि ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ जो नियम है, इससे ये क्या प्रदर्शित हुआ कि चालक की दिशा प्रदर्शित हुई, विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित हुई, और उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र, चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, उसकी वो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस नियम के द्वारा प्रदर्शित हुआ। ठीक है, तो इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहा जाता है। तो जब कभी भी किसी चालक के अंदर से विद्युत धारा प्रवाह करती है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, उसी को दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा प्रदर्शित किया गया। अब आगे बात करते हैं कि मान लीजिए कि एक आपने सीधी सी बात है कि अगर विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। अब आप यहां पर ये देखिए, ये परिनालिका है, एक नली बना दी और इसी में हमने क्या किया, खूब सारे वायर्स को लपेट दिया। ठीक है, इसी में हमने खूब सारे वायर्स को लपेट दिया, तो एक नली जैसा स्ट्रक्चर बनाया और इसी के चारों तरफ हमने खूब सारे पास करके खूब सारे वायर्स को
ठीक है लपेट दिया, तो इसे नाम दिया गया परिनालिका। क्या कहा गया इसे? परिनालिका। तो क्या लिखा है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न यहां पर दिखाई गया है। मतलब यह है कि हमने जब इसको यहां पर क्या किया कि एक नली बनाई, इसमें करीब 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 जो है वो वायर्स को लपेट दिया, यानी कि चालक को यहां पे लपेट दिया, और इसको फिर हमने इसमें करंट दौड़ा दी। जब करंट दौड़ा दी तो इसमें सीधी सी बात है कि जब कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रही है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस परिनालिका में भी जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो यह मान लीजिए कि इस परिनालिका को हमने ऐसे, ये परिनालिका जो हमने यहां पर दिखाई, तो यह परिनालिका जो है एक तरीके का चुंबक बन गया। अब ये चुंबक बन गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल मान लिया। अब इसके चारों तरफ क्या बन रहा है? इसके चारों तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बन रही है, यानी चुंबकीय क्षेत्र ये प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो परिनालिका होती है जिसके अंदर अगर करंट दौड़ रहा है तो ये क्या है? एक चुंबक की तरह बिहेव करती है, और इसके चारों तरफ क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जो इन रेखाओं से दर्शाया गया है, जो यहां पर चित्र में दर्शाया गया है। तो यहां पे बताया गया कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब परिनालिका में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी ये परिनालिका खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देती है। ठीक है, कर देती है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जब यहां पर ये इसी परिनालिका में जब हम लोग सॉफ्ट आयरन, यानी कि जो आपका नरम लोहा होता है, उसको अगर इस परिनालिका में से गुजारते हैं तो वो नरम लोहे के अंदर जो है चुंबकत्व के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि वो चुंबक में बदल जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इसे विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। क्या बताया गया यहां पे इस चीज को लिखा गया है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। मतलब यह है कि इस परिनालिका में अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन यानी लोहे को अगर हम गुजार दें तो इसकी प्रबलता की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी प्रबलता की वजह से उसमें चुंबकत्व के गुण आ जाएंगे, और इस तरीके से जो चुंबक बनेगा उसे विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में जाना जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस परिनालिका का उपयोग हम लोग चुंबक बनाने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अब आगे बात बढ़ती है तो यहां चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। अब यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बड़ा यूज है, इसका काफी उपयोग किया जाता है आजकल बहुत सारी चीजों को बनाने में। माना यह जाता है कि मान लीजिए एक वायर है और एक लोहे की छड़ ले ली हमने, एक लोहे की छड़ ले ली और इसमें वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, और इसमें जो है वो विद्युत का प्रवाह कर दिया। तो जब विद्युत का प्रवाह होगा, इस चालक के चारों तरफ विद्युत का प्रवाह होगा, यानी इस चालक के अंदर जब विद्युत का प्रवाह होगा तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जब यहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और हम एक चुंबक को लाकर इसके पास में रखेंगे, तो सीधी सी बात है, जब हम चुंबक लाएंगे तो चुंबक जो है उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र है, और इसके अंदर यानी इस चालक के अंदर जो विद्युत प्रवाह कर रही है इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो होता क्या है कि एक बल जो है ये इसका यानी जो नॉर्मल चुंबक है ये एक बल लगाएगा इस पर, ठीक है, इस पर बल लगाएगा, यानी कि ये जो हमने विद्युत चुंबक बना रखा है इस पर एक बल लगाएगा, और साथ ही साथ ये जो विद्युत चुंबक है एक बल जो है इस चुंबक पर भी लगाएगा। तो ये जो बल एक दूसरे पर लगाते हैं, इसी के दम पर बहुत सारे यंत्रों को बनाया गया है, इसी यंत्रों पर बनाया गया है। तो इसमें जैसे कि मैं बताऊं कि आज जो विद्युत मोटर है, ठीक है, विद्युत मोटर आप लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर देखते हैं, आपके जो इलेक्ट्रिक जो जनरेटर देखते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र देखते हैं, माइक्रोफोन देखते हैं, विद्युत मापक यंत्र देखते हैं, ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं वो इसी पर बेस बनाई गई हैं। ठीक है, जब इसी पर बनाई गई हैं कि वहां पर मतलब इसी टेक्निक का उपयोग करके इसी चीज का उपयोग करके बनाई गई हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि जब किसी विद्युत चुंबक के पास में किसी चुंबक को रखा जाता है जो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, उसी के आधार पर ये सारी चीजें घूमती हैं, और साथ ही साथ हमें जो भी हमारी जो जरूरतें होती हैं उनको उससे पूरा किया जाता है। तो जो विद्युत मोटर है, विद्युत जनरेटर है, ध्वनि विस्तारक है, माइक्रोफोन है, विद्युत मापक यंत्र है, सब इसी पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड होती हैं। ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर जो बल लगाया जाता है उसी पर
ये बेस होती हैं। तो थोड़ा अब इसको पढ़ भी लेते हैं, समझ तो बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बता ही दिया कि जब दोनों चीजों को साथ में रखा जाएगा तो एक दूसरे पर ये बल लगाएंगी और उसकी वजह से जो है कभी कभी ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है उसी की वजह से हम जो है बहुत सारे यंत्रों को बना पाए हैं। तो यहां पे क्या लिखा है कि हमने यह सीखा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यह तो पता ही है। और इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है, बिल्कुल पता है, वही बात बताई। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने कहा कि यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। मतलब जो बल, जितना बल ये इस पर लगा रहा है उतना ही बल जो है उल्टी दिशा में ये इस पर भी आरोपित करना चाहिए। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को निम्नलिखित क्रियाकलाप बताया गया है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब ये जो बल लगाते हैं इसको फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसको समझा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, सब एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो मान लीजिए विद्युत धारा बह रही है इधर की तरफ, तो उसके लंबवत जो है वो चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और साथ ही साथ जो बल महसूस हो रहा है वो अंगूठे की तरफ है। तो इसे क्या जाता है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम या फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। तो इसमें क्या लिखा है कि हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था और यह पाया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जिसे फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं द्वारा की जा सकती है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा, मतलब आप समझ ही गए, वो देखने से लग रहा है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को और संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को और संकेत करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग इन चीजों में होता है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित ध्वनि विस्तारक यंत्र, इन सब में किया जाता है। तो मतलब अगर आपसे सिंपल से भाषा में अगर पूछा जाए कि ये जो हम लोगों के इलेक्ट्रिक जो विद्युत के जनरेटर होते हैं या आपके विद्युत मोटर होती है, किस पर आधारित होती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर जो बल लगता है इसी पर आधारित ये सारी चीजें बनाई गई। इसी बल की वजह से इनके मूवमेंट होता है और साथ ही साथ ये सारी चीजें ये यंत्र काम करते हैं। अब यहां पे बात की जा रही है कि आजकल मेडिसिन में चुंबकत्व का काफी यूज हो रहा है। जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, उसका उपयोग जो है वो औषधि क्षेत्र में हो रहा है। कैसे हो रहा है सर? सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा इसमें मत जाइए, बस इतना समझिए, आजकल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, आप लोग सुनते होंगे, किसी की हड्डी, किसी के बॉडी में अगर मान लीजिए कि बैकबोन में कोई इंजरी हो गई या आपके शरीर के अंदर कोई इंजरी हो गई, कोई बॉडी में कोई बीमारी हो गई, तो उसके लिए एमआरआई का उपयोग करते हैं। ठीक है, खास करके ब्रेन से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए एमआरआई का उपयोग करते हैं। तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इसमें क्या किया जाता है, ऐसे ही बहुत हाई पावर के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लिए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। हाई पावर के विद्युत चुंबक का उपयोग करके क्या किया जाता है, उस मशीन के अंदर जो विद्युत चुंबक से जिसमें विद्युत चुंबकत्व उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है, उस मशीन के अंदर इंसान को जब डाला जाता है तो उसकी बॉडी में उस चुंबकत्व की वजह से, उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी के जो आयंस होते हैं वो जो है वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं और जिसकी वजह से शरीर में एक विशेष प्रकार की इमेज बनना शुरू हो जाती है। शरीर की अंदरूनी जो शरीर है उसकी इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि आपके जो अंग होते हैं वो स्पष्ट रूप से जो है प्रदर्शित हो जाते हैं एक स्क्रीन पर। और फिर उसमें बहुत आसानी से वो छुपी हुई बीमारियां भी दिख जाती हैं जो कि हमें एक्सरे से या सीटी स्कैन से नहीं दिख पाती हैं। तो इसमें मतलब जो एमआरआई किया जाता है, उस एमआरआई में हम लोग मैग्नेट्स का यूज करते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ज्यादातर नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, हमारे बैकबोन से संबंधित यानी कि हमारी कशेरुक दंड से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उनसे संबंधित जो स्कैन किया जाता है या उनका पता लगाने में हम लोग एमआरआई का यूज करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी उनके चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबकत्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह बात हमेशा याद रखिएगा। यह बात आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस जो इमेजिंग होती है उसमें किस चीज का उपयोग करते हैं, तो आप बताएंगे कि इसमें विद्युत चुंबक का
का उपयोग करते हैं और विद्युत चुंबकत्व का उपयोग करके हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के आकार की इमेज बनाने का काम करते हैं, जिससे स्पष्ट रूप से इमेज बनती है, स्पष्ट रूप से वो चित्र बन जाते हैं, जिससे बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में बात करी गई है कि घरेलू विद्युत परिपथ कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक इन्होंने एक ये पूरा डायग्राम बना दिया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि जो विद्युत अन्वय तार है ये उदासीन तार होते हैं, भू संपर्क तार होता है, ठीक है, जिसे अर्थिंग के नाम से जाना जाता है। फिर ये जब ये घर के अंदर इंटर करता है, विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज होता है, फिर यहाँ पे विद्युत मापी होता है, फिर वितरण बॉक्स होता है जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के पृथक फ्यूज लगे होते हैं। फिर उसके बाद ये इसमें धाराएं बहती हैं, ठीक है, धाराएं बहती हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने ड्रॉ की है कि हमारे घरों में किस तरीके से विद्युत परिपथ बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स होती हैं वो किस तरीके से बनाई जाती हैं। लेकिन आपके लिए कोई ऐसा कहीं किसी भी एग्जाम में कैसा विद्युत परिपथ बनाया जाएगा, कैसे नहीं बनाया जाएगा, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ना आपसे पूछा जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट रखता है उसे आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिए कि आप ये जो पॉइंट है इसको पॉइंटर की तरह से नोट कर दीजिए कि विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों से होती है, जिसे मेंस भी कहा जाता है। तो ये आपको किसी स्टेट वगैरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल लाइन टू लाइन में बता दे रहा हूं, जैसे कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो विद्युत शक्ति यानी हमारे घरों में जो मुख्य तार होता है, जो कि हमारे यहां इलेक्ट्रिक को सप्लाई करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे मेंस कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे यहां जो मुख्य तार आता है, मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। आपको पता है इस आपूर्ति के तारों में एक तार होता है जो प्रायः लाल रंग का होता है, ठीक है, लाल रंग का होता है, जिसे विद्युन्मय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। तो ये जो लाल वाला तार आपके घरों में आता है, उस लाल कलर का तार होता है, वो विद्युन्मय तार कहलाता है या धनात्मक तार कहलाता है। और एक काला आवरण जिस पर होता है, यानी कि उस पर आवरण होता है ना, जो तार तो होता है आपका कंडक्टर से यानी कि चालक का बना होगा, उस पर जो आवरण लाल रंग का होगा तो वो क्या होगा, विद्युत अन्वय तार हो कहलाएगा या धनात्मक तार कहलाएगा। और उसी जगह पर अगर काला आवरण है उस कॉपर के तार पर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन तार कहते हैं या ऋणात्मक तार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनके बीच यानी कि ये जो दो तार आए हैं, एक लाल कलर है और एक ब्लैक कलर है। इसमें देखिए चित्र में जो लाल कलर तार है और एक काले कलर का तार है, इसमें जो इसमें इसमें जो वोल्टेज बहता है वो 220 वोल्ट का होता है, यानी कि विभवांतर कितना होता है इसका, 220 वोल्ट। तो हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, ठीक है, उसमें जो विभवांतर है वो 220 वोल्ट का है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, घरों में दो पृथक परिपथ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। एक 15 एम्पियर विद्युत सप्लाई करेगा, यानी दो पृथक परिपथ होते हैं, बाद में ये आकर दो अलग अलग जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में बढ़ जाते हैं। एक 15 एम्पियर का विद्युत परिपथ होगा, 15 एम्पियर का वो विद्युत परिपथ होगा, जो जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत सांद्रित्रों, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं, गीजर आजकल यूज कर रहे हैं, वायु शीतृक कूलर यानी एयर कूलर या एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, तो इनको बिजली सप्लाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये 15 एम्पियर वाले विद्युत जो 15 एम्पियर वाले विद्युत धारा अनुमंतांक, मतलब इसका उपयोग किया जाता है, उस वायर का यूज किया जाता है। तो जो उच्च शक्ति वाले विद्युत सांद्रित्र हैं, उनको चलाने के लिए 15 एम्पियर वाले हम लोग वायर का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा विद्युत परिपथ मतलब वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का उपयोग करते हैं। यहां पर दूसरा विद्युत जो परिपथ होता है उसमें 5 एम्पियर की विद्युत धारा जो है वो भेजी जाती है, जिससे हम लोग बल्ब चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, ये सब चलाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो बल्ब और पंखे चलाने के लिए 5 एम्पियर वाली और साथ ही साथ उच्च शक्ति के लिए हम लोग 15 एम्पियर वाले धारा अनुमतांक के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक होता है भू संपर्क तार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे वो भू संपर्क तार, अर्थिंग जिसे बोलते हैं। तो भू संपर्क तार जिस पर प्रायः धारा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित, उसको जाके जमीन पर गाड़ दिया जाता है, ठीक है, गाड़ दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल कर देती है चीजों को। तो हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है, ठीक है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिक
करंट ना लगे तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपके घरों में से वो निकाल कर ये हरे कलर का जो वायर होता है इसको निकालकर जमीन में जाकर इसको मतलब एक तरीके से कह सकते हैं गाड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये अर्थिंग, पूरा जो अर्थिंग इसे कहा जाता है, ये उस पूरे के पूरे जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो अर्थिंग हमें क्या करती है, इन सब से सांद्रित्यों से सुरक्षा के उपाय की तरह इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ये विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज, पंखा, रेफ्रिजरेटर, इनसे हमें झटके ना लगे उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विद्युत फ्यूज किस तरह से यूज होता है ये मैंने कल के क्लास में ऑलरेडी बता दिया है। तो होप कि ये सारी की सारी चीजें पूरी की पूरी एनसीईआरटी बहुत शॉर्ट में जितनी आपके लिए जरूरत थी उस तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। ठीक है, और आपने इसे अच्छे से समझा होगा, इनके पॉइंटर्स आपने नोट कर लिए होंगे। होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपको सारी चीजें समझ में आई है। जितना पॉइंट मैं बता दे रहा हूं इतना नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा इसमें से डायरेक्ट नहीं आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।